हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पंजाब को छोड़कर बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने जा रही है। यूपी में बीजेपी ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया है। बीजेपी की जीत के बाद देश भर के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। यूपी के 430 सीटों में से बीजेपी को 270 से ज्यादा सीटों में जीत मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी को 120 से ज्यादा सीटें मिली। इधर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगभग शून्य रहा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली। पंजाब की 117 सीटों में आम आदमी पार्टी को 90 से ज्यादा सीटों में जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को करीब 18 और बीजेपी को 2 सीटें ही मिल पाई। अब पंजाब की कमान आप उम्मीदवार भगवंत सिंह मान के हाथों में। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली। प्रदेश के 70 सीटों में से बीजेपी को 45 से ज्यादा सीटों में जीत मिली है। वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर ही सिमट गई। उत्तराखंड में खास बात यह रही कि यहाँ सीएम पद के उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। गोवा के 40 सीटों में बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटों में जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को 12 सीटें ही मिल पाई। इधर मणिपुर की 60 सीटों में बीजेपी को 31 से ज्यादा सीटों में जीत मिली। कांग्रेस 4 सीटों में सिमट गई। यूपी के गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ का दबदबा कायम है। यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव जीत गए। सीएम योगी ने 1,02,000 वोटों से जीत दर्ज की। स्वामी प्रसाद मौर्य को फजील नगर सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 36,346 वोट मिले। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने इस सीट से 66,947 वोटों के साथ जीत दर्ज की। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 6,951 मतों से हार मिली है। पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ 33,175 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को 40,175 वोट। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत उत्तराखंड के लालकुआ सीट से हार गए। हरीश रावत को 28,251 वोट ही मिले। वहीं बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 44,851 वोट मिले। उन्होंने हरीश रावत को शिकस्त दी। पंजाब में धुरी सीट से आपके सीएम पद का चेहरा भगवंत सिंह मान ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। भगवंत मान 58,206 मतों के अंतर से चुनाव जीते। जीत के बाद भगवंत मान ने कहा कि मैं सीएम पद की शपथ भगत सिंह के गांव खटर कला में ही लूंगा। पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर और चमकौर साहिब दोनों ही सीटों से हार गए। चन्नी को भदौर सीट से 26,409 वोट मिले। चमकौर साहिब से चन्नी को 62,306 वोट मिले। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें आप उम्मीदवार जीवन जोत ने 6,750 वोट से हराया। ये सीट विक्रम सिंह मजीठिया के भी चुनाव लड़ने के चलते हॉट सीट मानी जा रही थी। पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से 19,873 वोटों के अंतर से हार गए। कैप्टन ने ट्वीट कर लिखा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ लोगों के फैसले को स्वीकार करता हूं। बता दें कि कैप्टन ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपकी बढ़त के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि आपने पूरे पंजाब का सिस्टम बदल दिया। ये जीत पंजाब और पंजाब की जनता की जीत है। 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये उत्साह और उत्सव का दिन। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं। खासकर हमारी माताओं, बहनों और युवाओं ने जिस तरह से बीजेपी का समर्थन किया वो अपने आप में बड़ा संदेश है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की भी पूरी प्रशंसा करता हूं जिनकी मेहनत रंग लाई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी सीएम के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 4 दशक के बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। गोवा में बीजेपी तीसरी बार सेवा करने का मौका मिला है।
दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसका असर हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई है। विकासशील देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने देश की भलाई के लिए पुरानी घिसी-पिटी रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर नए सिरे से सोचने की अपील की। पीएम ने कहा कि मैं खुद वो दुख अनुभव फॉर सेल्फ जातिवाद के तराजू से तौलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखा करते थे। बीजेपी की जीत पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत पर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में खुशी है। छत्तीसगढ़ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत की एक दूसरे को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई है। जीत को लेकर लखनऊ के भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल। होली के पहले ही कार्यकर्ता गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया, साथ ही पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। राजधानी भोपाल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का बुलडोजर दिखाई दिया। पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता शहर में जश्न मनाते हुए दिखे। इस दौरान कार्यकर्ता बुलडोजर से साइकिल को रौंदते नजर आए। जबलपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पंजाब विधानसभा में आपको मिली बढ़त के बाद से यहाँ जश्न का माहौल है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डीजे में जमकर डांस किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। बीजेपी मंडल आज मुख्य चौक भानु प्रतापपुर में 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। एक दूसरे को बधाइयां दी गई। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 16वां दिन है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस ने कभी युद्ध नहीं चाहा। साथ ही उन्होंने अभी चल रहे युद्ध को खत्म करने की मांग की। यूक्रेन और टर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद लावरोव ने कहा कि वे कीव की सुरक्षा गारंटी पर बातचीत को तैयार। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना से भी इनकार नहीं किया। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को घेर लिया है और राजधानी कीव की सीमा के करीब तक पहुंच चुका है। ताबड़तोड़ रूसी हमलों के बावजूद पूर्व में खार्किव अभी यूक्रेन के पास है। वहीं उत्तर पूर्व में सुमी रूसी सैनिक घेरे में है, लेकिन मानवीय कॉरिडोर के जरिए यहां से हजारों लोग सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। इसके अलावा राजधानी कीव भी अभी यूक्रेन के पास। यूक्रेन पर हमले के 15 दिन बीत जाने के बाद अब रूस का हौसला डगमगाने लगा है। रूस के लगभग 2.25 लाख की फौज 2 हफ्ते बाद सेना भी लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक गई है। जवानों की इसी कमी को देखते हुए रूस ने अनिवार्य सेना भर्ती खोल दी है, जिसके तहत यूक्रेन के लिए 1 लाख नई भर्तियां होंगी। वहीं रूसी संसद में नया कानून पारित कर अनिवार्य भर्ती के लिए नियमों को और सख्त बनाया गया। यूक्रेनी शिक्षा मंत्री ने कहा कि रूस ने बमबारी और हवाई हमले कर देश के 280 स्कूल कॉलेजों को तबाह किया। उधर रूस ने घोषणा की कि वो हर दिन सुबह 10 बजे से मानवीय कॉरिडोर ओपन करेगा। ये रूस की ओर से होगा। इसके लिए यूक्रेन सरकार की अनुमति नहीं ली गई है। अमेरिका ने कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकी सेना को यूक्रेन भेजने की उसकी कोई मंशा नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि हमारा ये आकलन इस बात पर आधारित है कि किस तरह विश्व युद्ध को टाला जाए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध के कारण हंगरी में शरणार्थी संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी बात पर हंसी। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पूर्व प्रेस सचिव यूलिया का एक ट्वीट चर्चा में आया। उन्होंने लिखा कि यदि हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती है तो ये एक त्रासदी होगी। हालांकि इस पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। जंग के बीच रूसी सेना के कारण हुए यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, इस पर यूक्रेन ने बयान जारी किया। उनका कहना है कि रूसी हमले के कारण देश को अब तक $100 अरब का नुकसान हुआ। ये बयान जेलेंस्की की ओर से मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जारी किया। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध प्रभावितों को समर्थन के लिए सहयोग और एकजुटता दिखाना चाहिए। ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हुए नागरिकों की मदद के लिए $5 करोड़ से भी ज्यादा की मदद राशि देने की घोषणा की है।
अमेरिका में महंगाई दर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। गैस, भोजन और आवास की बढ़ती लागत की वजह से कंज्यूमर इन्फ्लेशन पिछले साल की तुलना में 7.9% बढ़ा। ये 1982 के बाद से किसी एक साल के दौरान दर्ज हुई सबसे तेज उछाल। वही जानकार मान रहे हैं कि महंगाई दर में आगे और बढ़त देखने को मिल सकती है। रूस के डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर ने भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत कर दोनों देशों के ईंधन और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में सहयोग पर चर्चा की। रूस की यूनिवर्सिटीज में भारतीय छात्रों को पढ़ने का मौका देने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की है। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है। खास बात ये रही कि भारतीय मिशन ने सुमी से विदेशी छात्रों को भी रेस्क्यू किया। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हुआ। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन गंगा में भाग लिया। एयरफोर्स के C-17 ग्रुप मास्टर की 10 उड़ानों से 2056 यात्रियों को वापस लाया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। जगदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 39 साल की झूलन ने वनडे वर्ल्ड कप में 39 विकेट अपने नाम किए। झूलन ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिन की बराबरी कर ली है। भारत और श्रीलंका के बीच 12 मार्च से बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस मैच के लिए जमकर तैयारियां कर रही है। ये मैच डे नाइट होगा। मोहाली में खेले गए पहले मुकाबले में रोहित ब्रिगेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हरा दिया था। मंत्री विश्वास सारंग के एक फैसले की चारों ओर चर्चा है। एमपी विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उत्कृष्ट मंत्री और विधायकों का सम्मान किया गया। यहाँ सारंग का भी सम्मान होना था, लेकिन सारंग ने अपना नाम वापस लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को सम्मानित करने का अनुरोध किया था, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। छात्रा प्रोफेसर रंजन द्विवेदी के साथ यूनिवर्सिटी की ओर से शैक्षणिक भ्रमण के लिए चित्रकूट टूर पर गई थी। छात्रा का आरोप है कि इस दौरान प्रोफेसर ने छेड़छाड़ की। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर के कांच मिल के इलाके में संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान सिंधिया ने मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की। क्लिनिक का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक होगा। इसमें 68 तरह की जांचें और 120 तरह की दवाइयां फ्री में दी जाएंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के फूलबाग मैदान साईं धाम में चल रहे संत रमेश ओझा की कथा सुनने पहुंचे, जहां उन्होंने पहले संत और व्यास गद्दी की पूजा कर आशीर्वाद लिया। जमीन पर बैठकर सिंधिया ने करीब 1 घंटे तक कथा भी सुनी। सिंधिया के साथ ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में अब सरकारी दफ्तरों की कैंटीन का संचालन स्व सहायता समूहों की ओर से किया जाएगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी भोजनालय का संचालन स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 127 दीदी कैफे का संचालन किया जा रहा है। सागर के गढ़ाकोटा में गुरुवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे। यहाँ उन्होंने ऐतिहासिक रहस मेले और आदिवासी लोकोत्सव का शुभारंभ किया। बता दें कि गढ़ाकोटा में हर साल रहस मेले का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय रहस मेले में योजनाओं के भी शिविर लगाए गए। बिलासपुर शहर में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता मंगलवार को एसपी दफ्तर पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने एसएसपी पारुल माथुर से मुलाकात की और शहर में अशांति फैलाने वाले असामाजिक लोगों और धर्म विशेष को टारगेट कर शहर का माहौल खराब करने वाले संगठनों पर कार्रवाई की मांग की। खंडवा के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कलेक्टर ने आज जन भागीदारी समिति की बैठक ली और कॉलेज के लंबित कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कुछ छात्राओं ने कलेक्टर को कॉलेज की समस्या बताई। साथ ही छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की। भानु प्रतापपुर के कोलीबेड़ा क्षेत्र के लोगों ने तेंदू पत्ता दर में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मंगलवार को रैली निकाली। तेंदू पत्ता संग्राहकों ने 1 दिवसीय धरना देकर सरकार से तेंदू पत्ता दर में वृद्धि करने की मांग की और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
बिलासपुर और रायपुर नगर निगमों की निर्वाचित संस्थाओं के अधिकारों को हड़प कर स्मार्ट सिटी कंपनियों के द्वारा कार्य करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा, वहीं नगर निगमों की ओर से वकील सुदीप श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा। कटनी जिले की बरही तहसील में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक लिपिक को रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त के अधिकारियों ने बताया कि जमीन का नामांतरण रुकवाने के लिए तहसीलदार के पदस्थ लिपिक ने रिश्वत की मांग की थी। भिलाई स्टील प्लांट में हादसे में केवल कुमार की मौत मामले में परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। स्टील प्लांट प्रबंधन ने परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लेटर सौंपा है, लेकिन लेटर में डेट का जिक्र नहीं है। परिवार का कहना है कि प्रबंधन तारीख का लेटर में जिक्र करे तभी शव को लेंगे। वहीं प्रबंधन ने इस तरह की परंपरा न होने की बात कही है। सूरजपुर जिला अस्पताल में नवजात शिशु के गायब होने से हड़कंप मच गया। प्रसूता ने जब अपने बच्चे को बिस्तर पर नहीं देखा तो चीख पुकार मचाने लगे। घटना की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को लगते ही इसकी सूचना थाने में दी गई। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी जांच में जुट गई है। बाद में शहर की सीमा में एक महिला को नवजात बच्चों के साथ पकड़ा गया, जिसे महिला को सौंप दिया गया। खंडवा से भोपाल के बीच पुष्पक एक्सप्रेस का S4 कोच गुरुवार को 2 जुड़वा बच्चों की किलकारी से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि 21 साल की पूर्णिमा कमारी को भोपाल से खंडवा के बीच ट्रेन में प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद वहां मौजूद महिलाओं ने प्रसव कराया। टीसी ने सूझबूझ दिखाते हुए हरदा स्टेशन में ट्रेन को रुकवाकर महिला को भर्ती कराया। जांजगीर चांपा के बिरा थाना क्षेत्र के घिवरा गांव में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई, वहीं टक्कर के बाद बोलेरो भी सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। घटना में बोलेरो में सवार 8 लोग घायल हुए, जिनका जयजयपुर अस्पताल में इलाज जारी है। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ। यह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। 3 लोगों की मौत हुई, एक व्यक्ति घायल है। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। कार में फंसे मृतकों को जेसीबी की मदद से कार से निकाला गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। दुर्ग के श्रृंगी ऋषि आश्रम में चोरी करने वाले आरोपी को सिहावा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 6 मार्च को आरोपी ने श्रृंगी ऋषि आश्रम से दान पेटी की चोरी की थी, जिसमें 6,000 रुपए थे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से दान पेटी बरामद की गई। धमतरी जिले के भकारा थाना इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला आया। छात्रा ने परिजनों के साथ थाना पहुंचकर प्रधान पाठक माखन साहू के खिलाफ मामला दर्ज कराया। छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बीएसएफ के जवान नक्सलियों से लोहा लेकर समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा जैसे सुदूर इलाके में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से 39 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्वालियर में पति को धोखा देने वाली पत्नी को उनके प्रेमी ने ही धोखा दे दिया और इसकी कीमत महिला को जान देकर चुकानी पड़ी। शहर के पीएचई कॉलोनी में 27 फरवरी को महिला की लाश मिली, जिसकी हत्या के आरोप में उनके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इंदौर के सिमरोल थाना पुलिस ने एक इंटरनेशनल गैंग के 3 सदस्यों को अरेस्ट किया। पकड़े गए आरोपी 1 किलो सोना से ज्यादा होने पर ही लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों से करीब 1.5 किलो सोना जब्त किया, कीमत 75 लाख। सुकमा में सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहन को बीते दिन नक्सलियों ने आग के हवाले किया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। नक्सलियों ने किस्टाराम के धर्मा पेंटा के पास हावड़ा में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा इलाके में पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया। आरोपी ओडिशा से तरबूज से भरी गाड़ी में गांजा लेकर छत्तीसगढ़ आ रहा था, जिसे कुआकोंडा पुलिस ने कार्रवाई कर जब्त किया। पुलिस ने 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया। महासमुंद पुलिस ने पटेवा थाना क्षेत्र के 1,10,000 रुपए के लूट मामले का खुलासा किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में से 3 महासमुंद की और 1 जांजगीर चांपा का है। पुलिस के पास पकड़े गए आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
पीएम मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। पीएम वहां एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो करेंगे। इसके बाद गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज और कल यानी 12 मार्च को अपनी 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के तहत आज अहमदाबाद में एक रोड शो करने वाले हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पंजाब को छोड़कर बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने जा रही है। यूपी में बीजेपी ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया। बीजेपी की जीत के बाद देश भर के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। यूपी के 403 सीटों में से बीजेपी को 270 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी को 120 से ज्यादा सीटें मिली। इधर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस शून्य रहा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। पंजाब की 117 सीटों में आम आदमी पार्टी को 90 से ज्यादा सीटें मिली। कांग्रेस को करीब 18 और बीजेपी को 2 सीटें मिल पाई। पंजाब की कमान आप उम्मीदवार भगवंत सिंह मान के हाथों में। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली। प्रदेश को 70 सीटों में से बीजेपी को 45 से ज्यादा सीटें, कांग्रेस को 18 सीटों पर सिमट गई। उत्तराखंड में खास बात यह रही कि यहाँ सीएम पद के उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी सरकार बनने वाली है। गोवा के 40 सीटों में से बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को 12 सीटें मिल पाई। मणिपुर में 60 सीटों में बीजेपी को 31 से ज्यादा सीटें, कांग्रेस को 4 सीटों पर ही सिमटना पड़ा। यूपी के गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ का दबदबा कायम। उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव जीते। सीएम योगी ने 1,02,000 वोटों से जीता चुनाव। स्वामी प्रसाद मौर्य को फजील नगर सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 36,340 वोट मिले। बीजेपी के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने इस सीट से 66,947 वोटों के साथ जीत दर्ज की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सब थामा था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 6,951 मतों से हार मिली। पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ 33,175 वोट मिले। कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को 40,000 से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत उत्तराखंड के लालकुआं सीट से हार गए। हरीश रावत को 28,251 वोट ही मिले। वहीं बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 44,851 वोट। हरीश रावत को शिकस्त मिली है। पंजाब में धुरी सीट से आपके सीएम उम्मीदवार का चेहरा भगवंत सिंह मान ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। भगवंत मान 58,206 मतों के अंतर से चुनाव जीते। जीत के बाद भगवंत मान ने कहा कि मैं सीएम पद की शपथ भगत सिंह के गांव खटर कला में ही लूंगा। पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस और मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर और चमकौर साहिब दोनों ही सीटों से हार गए। चन्नी को भदौर सीट से 26,409 वोट मिले तो चमकौर साहब से 62,306 वोट मिले। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार गए। उन्हें आप उम्मीदवार जीवन जोत ने 6,750 वोट से हरा दिया। ये सीट विक्रम सिंह माजूटिया के भी चुनाव लड़ने के चलते हॉट सीट मानी जा रही थी। पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से 19,873 वोटों के अंतर से हारे। कैप्टन ने ट्वीट कर लिखा, मैं पूरी विनम्रता के साथ लोगों के फैसले को स्वीकार करता हूं। कैप्टन ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपकी बढ़त के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आपने पूरे पंजाब का सिस्टम बदल दिया और ये जीत पंजाब और पंजाब की जनता की जीत है। 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये उत्साह और उत्सव का दिन है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूँ। खास रूप से हमारी माताओं, बहनों और युवाओं ने जिस तरह से बीजेपी का समर्थन किया वो अपने आप में बड़ा संदेश है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की भी प्रशंसा करता हूँ जिनकी मेहनत रंग लाई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक पीएम दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 4 दशक के बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। गोवा में बीजेपी तीसरी बार सेवा करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। विकासशील देशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पीएम मोदी ने देश की भलाई के लिए पुराने घिसी पिटी रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर नए सिरे से सोचने की अपील की। पीएम ने कहा कि मैं खुद वो दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तौलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। बीजेपी की जीत पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत पर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। छत्तीसगढ़ के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ एक दूसरे को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई। जीत को लेकर लखनऊ के भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल। होली के पहले ही कार्यकर्ता गुलाल लगाकर होली खेलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया, पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। राजधानी भोपाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर दिखाई दिया। पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता शहर में जश्न मना रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ता बुलडोजर से साइकिल को रौंदते नजर आए। जबलपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पंजाब विधानसभा में आपको मिली बढ़त के बाद से यहां जश्न का माहौल। इसी दौरान कार्यकर्ता डीजे में जमकर डांस करते हुए नजर आए, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। बीजेपी मंडल आज मुख्य चौक भानुप्रतापपुर में 5 राज्यों में हुए चुनाव में से 4 राज्यों में पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाइयां दी। गल्फ न्यूज ने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के चलते विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि साल 2014 से शुरू हुई मोदी की लहर अभी भी बरकरार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी की इस जीत ने इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी हैं। द डॉन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है। इसमें लिखा गया है कि भारत के सबसे बड़े राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इस चुनाव के नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। एमपी के सबसे बड़े मीडिया संस्थान अल जजीरा ने लिखा कि भारत में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही है। इन नतीजों को साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी की लोकप्रियता के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी और मुस्लिम विरोधी छवि रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 16वां दिन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस ने कभी युद्ध नहीं चाहा। साथ ही उन्होंने अभी चल रहे युद्ध को खत्म करने की भी मांग की। यूक्रेन और टर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद लावरोव ने कहा कि वे कीव की सुरक्षा गारंटी पर बातचीत को तैयार। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना से भी इनकार नहीं किया। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को घेर लिया और राजधानी कीव की सीमा के करीब तक पहुंच चुकी है। ताबड़तोड़ रूसी हमलों के बावजूद पूर्व में खार्किव अभी यूक्रेन के पास, वहीं उत्तर पूर्व में सूमी रूसी सैनिकों के घेरे में है, लेकिन मानवीय कॉरिडोर के जरिए यहाँ से हजारों लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। इसके अलावा राजधानी कीव भी अभी यूक्रेन के पास। यूक्रेन पर हमले के 15 दिन बीत जाने के बाद अब रूस का हौसला डगमगाने लगा है। रूस की लगभग 2.25 लाख की फौज 2 हफ्ते बाद सेना भी लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक गई। जवानों की इसी कमी को देखते हुए रूस ने अनिवार्य सेना भर्ती खोल दी है, जिसके तहत यूक्रेन के लिए 1 लाख नई भर्तियां होंगी। वहीं रूसी संसद में नया कानून पारित कर अनिवार्य भर्ती के लिए नियमों को और सख्त बनाया गया। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रूस में बमबारी और हवाई हमले कर देश के 280 स्कूल कॉलेजों को तबाह कर दिया। उधर रूस ने घोषणा की कि वो हर दिन सुबह 10 बजे से मानवीय कॉरिडोर ओपन करेगा। ये रूस की ओर से होगा, इसके लिए यूक्रेन सरकार की अनुमति नहीं ली गई। अमेरिका ने कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकी सेना को यूक्रेन भेजने की कोई उसकी मंशा नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि हमारा आकलन इस बात पर आधारित है कि किस तरह विश्व युद्ध को टाला जाए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध के कारण हंगरी में शरणार्थी संकट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी बात पर हंसी। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पूर्व प्रेस सचिव यूलिया का एक ट्वीट चर्चा में है। उन्होंने लिखा, यदि हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये एक त्रासदी होगी। हालांकि इस पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। जंग के बीच रूसी सेना के कारण हुए यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ, इस पर यूक्रेन ने बयान जारी किया। उनका कहना है कि रूसी हमले के कारण देश को अब तक $16 अरब का नुकसान हुआ। ये बयान जेलेंस्की की ओर से मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जारी किया।
संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध प्रभावितों को समर्थन के लिए सहयोग और एकजुटता दिखाना चाहिए। ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। वहीं अमेरिकी ने यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हुए नागरिकों की मदद के लिए $5 करोड़ से भी ज्यादा की मदद देने की घोषणा की। अमेरिकी में महंगाई की दर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। गैस, भोजन और आवास की बढ़ती लागत की वजह से कंज्यूमर इन्फ्लेशन पिछले साल की तुलना में 7.9% बढ़ा। ये 1982 के बाद से किसी एक साल के दौरान दर्ज हुई सबसे तेज उछाल है। वही जानकार बताते हैं कि महंगाई दर में आगे और बढ़ने को देखने को मिल सकती है। रूस के डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर ने भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत कर दोनों देशों के ईंधन और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर सहयोग पर चर्चा की। रूस की यूनिवर्सिटीज में भारतीय छात्रों को पढ़ने का मौका देने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी। खास बात यह रही कि भारतीय मिशन ने सुमी से विदेशी छात्रों का भी रेस्क्यू किया। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन गंगा में भाग लिया। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर की 10 उड़ानों से 2,056 यात्रियों को वापस लाया गया। आज रेलवे ने कुल 282 ट्रेनों को कैंसिल किया है। कुल 9 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया और वहीं 12 ट्रेनों को डाइवर्ट किया। बता दें कि आज ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट और रीशेड्यूल करने के पीछे अलग अलग कारण हैं। अगर आप जाने वाले हैं तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर जांचें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। जगदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 39 साल की झूलन ने वनडे वर्ल्ड कप में 39 विकेट अपने नाम किए। झूलन ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिन की बराबरी कर ली है। भारत और श्रीलंका के बीच 12 मार्च से बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस मैच के लिए जमकर तैयारी कर रही है। मैच डे नाइट होगा। मोहाली में खेले गए पहले मुकाबले में रोहित ब्रिगेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हराया था। यूपी में बीजेपी से मिली हार के बाद आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में जनता का धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। भगवंत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्योता देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगवंत मान शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं। आज रेलवे ने कुल 282 ट्रेनों को कैंसिल किया है। कुल 9 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया तो वहीं 12 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया। बता दें कि आज ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट और रीशेड्यूल करने के पीछे अलग अलग कारण हैं। अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। भारत और श्रीलंका के बीच 12 मार्च से बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस मैच के लिए जमकर तैयारियां कर रही है। ये मैच डे नाइट होगा। मोहाली में खेले गए पहले मुकाबले में रोहित ब्रिगेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हरा दिया था। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। कार्यकर्ता मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। यूपी में बीजेपी से मिली हार के बाद आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में जनता का धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। भगवंत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटर कला में भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्योता देने दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि भगवंत मान शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं।
आज रेलवे ने कुल 282 ट्रेनें कैंसिल की है। कुल 9 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया, वहीं 12 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। बता दें कि आज ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट और रिशेड्यूल करने के पीछे अलग अलग कारण है। अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। भारत और श्रीलंका के बीच 12 मार्च से बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस मैच के लिए जमकर तैयारी कर रही है। ये मैच डे नाइट होगा। मोहाली में खेले गए पहले मुकाबले में रोहित ब्रिगेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हराया था। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में रोड शो उन्होंने किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पंजाब को छोड़कर बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी सरकार बनाने जा रही है। यूपी में बीजेपी में जबरदस्त बहुमत मिला है। बीजेपी की जीत के बाद देश भर के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 36,346 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने इस सीट से 66,947 वोट के साथ जीत दर्ज की। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 6,951 मतों से हार मिली। पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ 33,175 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को 40,175 वोट। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत उत्तराखंड के लालकुआ सीट से हार गए। हरीश रावत को 28,251 वोट ही मिले। वहीं बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 44,851 वोट मिले। उन्होंने हरीश रावत को शिकस्त दी। पंजाब में धुरी सीट से आपके सीएम पद का चेहरा भगवंत सिंह मान ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। भगवंत मान 58,206 मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं। जीत के बाद भगवंत मान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ भगत सिंह के गांव खटर कलां में ही लूंगा। पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर और चमकौर साहिब दोनों ही सीट से हार गए। चन्नी को भदौर सीट से 26,409 वोट मिले। चमकौर साहब से चन्नी को 62,306 वोट मिले। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से सीट से चुनाव हारे हैं। उन्हें आप उम्मीदवार जीवन ज्योति 6,750 वोट से हराया। ये सीट विक्रम सिंह मजीठिया के भी चुनाव लड़ने के चलते हॉट सीट मानी जा रही थी। पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से 19,873 वोटों के अंतर से हारे। कैप्टन ने ट्वीट कर लिखा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ लोगों के फैसले को स्वीकार करता हूं। बता दें कि कैप्टन ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। भगवंत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटर कलां में भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्योता देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगवंत मान शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं। यूपी में बीजेपी से मिली हार के बाद आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में जनता का धन्यवाद किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। यूपी चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना पहला रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में नाकामयाब रहे। यूपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवसेना नेता ने कहा कि जिन राज्य में जिन पार्टी की जीत हुई है, मैं उन पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। गोवा, उत्तराखंड में उनकी जीत की उम्मीद थी, लेकिन वो हार गई। जहां जहां लोगों को विकल्प मिला है, वहां लोगों ने विकल्प को चुना है।
5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला किया। कहा कि 2024 में भारत की असली लड़ाई होगी, राज्यों के रिजल्ट से इसका निर्धारण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए राज्यों के परिणामों से माहौल बना रहे हैं। गल्फ न्यूज ने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के चलते विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी ने यह साबित किया कि साल 2014 से शुरू हुई मोदी लहर अभी भी बरकरार। गल्फ न्यूज ने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के चलते विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनते दिख रहा था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी ने यह साबित किया कि साल 2014 से शुरू हुई मोदी लहर अभी भी बरकरार। पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी की इस जीत ने इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी है। द डॉन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है। इसमें लिखा गया है कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इस चुनाव के नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। मध्य पूर्व के सबसे बड़े मीडिया संस्थान अल जजीरा ने लिखा कि भारत में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। इन नतीजों को साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी की लोकप्रियता के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी और मुस्लिम विरोधी छवि रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली के लोगों ने उनको बेहतर समझ लिया है। वक्त रहते पंजाब के लोग भी समझ लेंगे कि ये किस चरित्र के लोग हैं। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में आप पार्टी की चुनौती पर कहा कि यहाँ आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ 2 ही पार्टी चलेगी, बीजेपी और कांग्रेस। पहले भी बहुत पार्टियां आई और चली गई। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज भारतीय बाजार के लिए भी ओपनिंग के समय संकेत अच्छे नहीं हैं। सेंसेक्स में आज 245 अंकों की गिरावट के साथ 0.44% नीचे कारोबार की शुरुआत हुई और ये 55,218 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 66.10 अंकों की गिरावट के साथ 16,528 पर खुला। आज रेलवे ने कुल 282 ट्रेनें कैंसिल की है। कुल 9 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया और वहीं 12 ट्रेनों को डाइवर्ट। बता दें कि आज ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट और रीशेड्यूल करने के पीछे अलग अलग वजह है। अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक करें। इंदौर में पूर्वोत्तर में मेगा ब्लॉक के चलते रेलवे ने 7 ट्रेनों को निरस्त किया। होली के पहले ट्रेन के कैंसिल होने पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। बता दें कि रेलवे ने इंदौर कामाख्या एक्सप्रेस, उदयपुर एक्सप्रेस, कोटा एक्सप्रेस निरस्त सहित अन्य 5 ट्रेनों को निरस्त किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 39 साल की झूलन ने वनडे वर्ल्ड कप में 39 विकेट अपने नाम किए। झूलन ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिन की बराबरी कर ली है। भारत और श्रीलंका के बीच 12 मार्च से बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस मैच के लिए तैयारियां कर रही है। ये मैच डे नाइट होगा। मोहाली में खेले गए पहले मुकाबले में रोहित ब्रिगेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हरा दिया था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,194 नए मामले आए, जबकि कोरोना से 255 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ कोरोना से एक्टिव केस की संख्या 42,000 के करीब हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड से मरने वालों की संख्या 5,15,714। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस के मामले घट रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 59 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि एक संक्रमित की मौत हुई। प्रदेश के 11 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 104 नए मामले आए। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में किसी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से नहीं हुई है। बता दें कि गुरुवार को इंदौर में कोरोना के 10 और राजधानी भोपाल में 12 नए मामले सामने आए थे।
रूस यूक्रेन युद्ध का आज 16वां दिन है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस ने कभी युद्ध नहीं चाहा। साथ ही उन्होंने अभी चल रहे युद्ध को खत्म करने की मांग की। यूक्रेन और टर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद लावरोव ने कहा कि वे कीव की सुरक्षा गारंटी पर बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना से भी इनकार नहीं किया। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को घेर लिया है और राजधानी कीव की सीमा के करीब तक पहुंच चुकी है। ताबड़तोड़ रूसी हमलों के बावजूद पूर्व में खार्किव अभी यूक्रेन के पास है। वहीं उत्तर पूर्व में सुमी रूसी सैनिकों के घेरे में है, लेकिन मानवीय कॉरिडोर के जरिए यहां से हजारों लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। इसके अलावा राजधानी कीव अभी भी यूक्रेन के पास। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में मिल रही असफलता से पुतिन नाराज है, जिसके चलते सेना के 8 जनरल बर्खास्त किए गए। यूक्रेन इस युद्ध में रूस को कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन पर हमले के 15 दिन बीत जाने के बाद अब रूस का हौसला डगमगाने लगा है। रूस के लगभग 2.25 लाख की फौज 2 हफ्ते बाद सेना भी लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक गई। जवानों की इसी कमी को देखते हुए रूस ने अनिवार्य सेना भर्ती खोल दी है, जिसके तहत यूक्रेन के लिए 1 लाख नई भर्तियां होगी। वहीं रूसी संसद में नया कानून पारित कर अनिवार्य भर्ती के लिए नियमों को और सख्त बनाया है। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रूस ने बमबारी और हवाई हमले कर देश के 280 स्कूल कॉलेजों को तबाह किया। उधर रूस ने घोषणा की है कि वो हर दिन सुबह 10 बजे से मानवीय कॉरिडोर ओपन करेगा। ये रूस की ओर से होगा और इसके लिए यूक्रेन सरकार की अनुमति नहीं ली गई है। अमेरिका ने कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकी सेना को यूक्रेन भेजने की उसकी कोई मंशा नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि हमारा ये आकलन इस बात पर आधारित है कि किस तरह विश्व युद्ध को टाला जाए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की। जंग के बीच रूसी सेना के कारण हुए यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ, इस पर यूक्रेन ने बयान जारी किया। उनका कहना है कि रूसी हमले के कारण देश को अब तक $100 अरब का नुकसान हुआ। ये बयान जेलेंस्की की ओर से मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध प्रभावितों को समर्थन के लिए सहयोग और एकजुटता दिखाना चाहिए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हुए नागरिकों की मदद के लिए $5 करोड़ से भी ज्यादा की मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका में महंगाई की दर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। गैस, भोजन और आवास की बढ़ती लागत की वजह से कंज्यूमर इन्फ्लेशन पिछले साल की तुलना में 7.9% बढ़ा है। 1982 के बाद से किसी एक साल के दौरान दर जो सबसे ज्यादा उछाल है। वही जानकार बताते हैं कि महंगाई दर में आगे और बढ़त देखने को मिल सकती है। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है। खास बात ये रही कि भारतीय मिशन ने सुमी से विदेशी छात्रों को भी रेस्क्यू किया। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पोलैंड की यात्रा के दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण देश छोड़ रहे लोगों में से जितनों को संभव होगा कनाडा शरण देगा। बता दें कि रूसी सेना के 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद से करीब 15 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ली है। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन गंगा में भाग लिया। एयरफोर्स के C-70 ग्लो मास्टर की 10 उड़ानों से 2056 यात्रियों को वापस लाया गया। यूक्रेन में फंसे 200 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान आज दिल्ली पहुंचा। यूक्रेन से वापस लौटे एक छात्रा ने कहा कि हम वापस अपने देश आकर खुश हैं। वहां की हालत अभी भी बहुत खराब। इस दौरान सभी ने भारत सरकार का धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन से अभी तक 515 लोग मध्य प्रदेश आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 11 लोग यूक्रेन से निकलकर पड़ोसी देश आ चुके हैं। वहीं गृह मंत्री ने जनता से अपील की है कि अगर किसी का परिचित यूक्रेन में फंसा हो तो जानकारी देने की अपील की है।
पाकिस्तानी थल सेना ने दावा किया कि उसने कथित तौर पर भारत से उसके हवाई क्षेत्र में आ रही एक मिसाइल का पता लगाया जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिर गया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर ने मीडिया से कहा कि 9 मार्च को शाम 6:43 पर एक तेज गति से उड़ने वाली वस्तु ने भारतीय क्षेत्र से उड़ान भरी और वो अपना मार्ग भटककर पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस एमएलए पंचीलाल मेड़ा ने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों का मामला उठाया, जिसके उत्तर में सदन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अपने बयान में कहा कि रिक्त पदों की पूर्ति की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। बीयू और डीएवीवी में बैकलॉग के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए। बीजापुर के कैका और मौसला के बीच जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ। साथ ही उसके पास से हथियार भी जब्त किए गए। मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल हो गया। वहीं घटना के बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्चिंग शुरू की है। डोंगरगढ़ के डुमरीडीह के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बिजली पोल से बाइक सवार टकरा गया। हादसे 2 युवकों की मौत हुई है, एक युवक घायल हुआ जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक शराब लेकर जा रहे थे और पुलिस का पीछा करने के दौरान ये हादसा हुआ। मनेंद्रगढ़ में 2 युवकों के बीच गाड़ी तेज चलाने को लेकर विवाद हुआ। आपसी विवाद के बाद बाइक में आग लगा दी गई, जिससे बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना नगर पंचायत खुंगा पानी की बताई गई है। वहीं झगराखांड पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। पेंड्रा के नवा गांव के पास हिरणों से भरी वन विभाग की गाड़ी पलट गई। रायपुर के नंदनवन से हिरण को कोरिया के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में ले जाया जा रहा था, तभी 30 हिरणों से भरा वाहन पलट गया। मौके पर टीएफओ और वन विभाग के अधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। रीवा के सुहागी पहाड़ पर ट्रक ने कंटेनर के टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हुए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। खरगोन जिले के करही थाना क्षेत्र के पिपलिया में ट्रैक्टर से घर लौटते समय 2 युवक अनियंत्रित होकर कुएं में गिरे, जिससे उनकी मौत हुई। कुआं 70 फीट गहरा था और जंगल इलाके में हादसा होने के कारण इसकी सूचना ग्रामीणों को देर से मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। खंडवा के रुस्तमपुर स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में चोर दान पेटी लेकर फरार हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर चोर की तलाश जारी है। चोरी के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जबलपुर के गोसलपुर में रेत कारोबारी के बेटे राहुल सिंह के अपहरण और कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 2 मार्च को अंजाम दी गई इस वारदात के 7 दिनों के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा की जयजयपुर पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति, सास और 1.5 सास को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले का एक अन्य आरोपी ससुर फरार है। महिला ने ससुर पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया था। जांजगीर चांपा में सख्ती पुलिस ने 100 नग नशीली सिरप के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। एनडीपीसी एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई। पुलिस ने जाजंग गांव में 100 नग नशीली सिरप के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की। जबलपुर के 71 इलाकों में 0 से 10% और 55 क्षेत्रों में 0 से 20% की मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव बनाया गया। अधिकारियों का दावा कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली कलेक्टर गाइडलाइन का औसत 0.39% ही रहेगा, जिसके कारण प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। सूरजपुर जिले में वन्य जीवों की लगातार मौत हो रही है। हाल ही में एक हिरण की मौत के बाद अब एक भालू ने भी दम तोड़ा। पूरा मामला कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र के गांव बाग का है, जहां वनों की सुरक्षा के मद्देनजर कांटेदार फेंसिंग तार लगाए गए। उसी कांटेदार फेंसिंग तार की चपेट में भालू आ गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई। रायपुर में शहर की 5 टंकियों में आज शाम पानी की सप्लाई नहीं होगी। मेंटेनेंस के चलते पानी सप्लाई बाधित रहेगी। रामनगर, कबीरनगर, कोटा, जोरवायर, गोगांव इलाके से प्रभावित रहेंगे। इंटर कनेक्शन कार्य के चलते 10 घंटे तक शटडाउन रहेगा। अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सुकमा में शिव मंदिर में नदी के दूध और पानी पीने की अफवाह फैली। चिंतलनार के शिव मंदिर पर नंदी दूध और पानी पीते दिख रहे हैं। मंदिर में नंदी की कई वर्षों पुरानी प्रतिमा को दूध पिलाए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। बता दें कि मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में ऐसी ही अफवाह फैलाई गई थी।